जो एक्सप्रेशन तुमने देखी 1 + dy/dx होल स्क्वायर अपॉन की पावर 3/2 अपॉन d2 है, मैथ से एक्सप्रेस होगा वो। किसी भी जनरल कर्व, कोई सा भी कर्व दिया हो तो उस पे कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, उसके लिए वही एक्सप्रेशन वहीं से आता है मैथमेटिकली। अब अपन नहीं जाएंगे उसके अंदर, प्रोसेस तो वही है। आप एक पॉइंट कंसीडर करो, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, ठीक है ना। फिर एक फैमिली ऑफ सर्कल्स होते हैं आपके, उस पॉइंट से पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल आएंगे। पेपर में जाओ, वो तब चाहिए होता है जब आपको एक रैंडम कर्व दिया जाए जिसका बोले किसी एक पॉइंट पे रेडियस कर्वेचर निकाल दो, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करना जानते हैं इसलिए हम उससे निकाल सकते हैं। हाँ भाई बोलो। सर आपकी आवाज कट हो रही। अभी भी कट रही है क्या? यस सर। क्या करूं मैं, एक बार फिर से ज्वाइन करके देख सकता हूँ। नेट तो कनेक्टेड है यार सबको। नेट कौन सा नेट कनेक्टेड है ये? अभी आ रही है आवाज? हाँ यस सर। ठीक है, तो लास्ट में हमने देख लिया था इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से किसी एक सरफेस पे नेट इंटेंसिटी से आप एनर्जी पता कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी यूज आएगा, आगे आएगा। तो दो तीन छोटी सी हेडिंग और बची है रिफ्लेक्शन के अंदर। जैसे सबसे पहले न्यूटन फॉर्मूला, सोच ही रहोगे इस चैप्टर में न्यूटन ने कैसे कुछ नहीं दिया। उन्होंने दिया है, उन्होंने काफी अच्छी चीज दी है जिसका यूज एज सच नहीं है, पर क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसके लिए मेंस में आ चुका है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास मान लो कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं एफ है। ऑब्जेक्ट जो रखी गई है, जनरली आप डिस्टेंस कहां से बताते हो ऑब्जेक्ट और इमेज की? पोल से। इन्होंने बताई फोकस से। इन्होंने कहा कि मान लो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकस से है एक्स और इमेज की डिस्टेंस फोकस से है वाई। देख सकते हो डायग्राम में, यू और वी तो हम जानते ही हैं क्या होता है। तो अब देखो इन्होंने क्या बताया। आप मिरर फॉर्मूला का यूज करो, 1/f इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? प्लस 1/u। अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ मिलेगा हमें 2f प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन f प्लस एक्स इंटू f प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आपको मिलेगा f स्क्वायर प्लस एक्स एफ प्लस वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई। और यहाँ से हमें मिला एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। इसे कहते हैं न्यूटन फॉर्मूला। समझ आया? क्या ये कोई बहुत तगड़ी चीज है? पर इसके बारे में एक खास बात है। पहली चीज तो ये आपको ये नहीं बता सकती कि इमेज रियल है वर्चुअल है, या क्योंकि इसमें डिस्टेंस लिया जाता है। इसमें साइन के साथ नहीं रखते हम, इसमें बस डिस्टेंस ली जाती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे।
तो भले इमेज वर्चुअल हो, रियल हो, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, रियल हो, पड़ता, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है तो ये फॉर्मूला वैलिड। बात समझ आई? एक और खास बात है कि ये फॉर्मूला लेंस के लिए भी वैलिड होता है, पढ़ेंगे उसमें भी ये फॉर्मूला वैलिड होता है, तो ये चीज लिख लो। ओनली डिस्टेंसेस फ्रॉम फोकस फोकस की भी, हाँ फोकल लेंथ भी, मतलब साइन का कोई यूज नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर सारी चीजें डिस्टेंसेस हैं, बस डिस्टेंस। बस ये याद रखना एक्स और वाई फोकस से डिस्टेंस है, ना कि पोल से। लिख लिया, सवाल कर लो। क्या ही करोगे उसमें यार, लिख लो फटाफट। कौन सा धांसू सा डेरिवेशन है वो, ठीक है? पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैल्यू नहीं है इसकी, सवाल आ चुका है। इसमें बच्चों ने किया क्या होगा बताओ, बिना ये फॉर्मूला जाने भी सवाल हो पाएगा कि नहीं? बस आप पोल से निकाल लोगे पुट करके, तो हो तो जाता है, पर इससे जल्दी हो जाता है बस। शायद तो कोई पूछ सकता है, पर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है। इस चैप्टर में काफी डेरिवेशन है, मिरर फॉर्मूला का, लेंस फॉर्मूला का, लेंस मेकर फॉर्मूला का, फ्रॉम अ रिफ्रैक्टेड सरफेस, कई सारे डेरिवेशन प्रिज्म के लिए। तो ये वाला नई वैल्यू रखता होती है, पूछने में तो कम मार्क्स का पूछने में। बता दो फटाफट। एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाय एक्स। फोकल लेंथ दे दिया कितनी, 30, बाय एक्स दे दिया है 10। क्लियर? एक और चीज जो रह गई है वो रह गए हैं ग्राफ, याद रखने होते हैं। ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, पहचानना था कौन सा ग्राफ किसका है, ठीक है? तो अगर हम v की अलग अलग या u की अलग अलग वैल्यू पुट करके v की वैल्यूज को कैलकुलेट करें, उन्होंने प्लॉट करने की कोशिश करें, तो ग्राफ कुछ इस तरह के बनेंगे जो मैं अभी बनाऊंगा। ये तो एक्सेस है सिर्फ, ठीक है ना? तो मान लो कि आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो एक चीज हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगी? सिमिलरली ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो कॉन्वेक्स के लिए जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का आता है, ठीक है ना? हाइपरबोला, और ये एसिम्प्टोट्स हैं, ठीक है ना? कुछ इस तरह का, जहां ये ऑब्वियसली फोकस है, तो 0,f डिस्टेंस है, और यह है f,0। अब इस ग्राफ से कैसा सवाल पूछा जा सकता है? वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो रीजन है जो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसी ऑब्जेक्ट है और उसके लिए कैसी इमेज है? आप देखिए ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ग्राफ दिख रहा है, इसके लिए u की वैल्यू हमेशा क्या है, यानी ऑब्जेक्ट कैसी है आपकी, रियल। लेकिन v की वैल्यू हमेशा कैसी है, तो इमेज कैसी है? तो क्या समझ आता है कि रियल ऑब्जेक्ट की
कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है। क्या रियल ऑब्जेक्ट की, यानी जिसके लिए यू नेगेटिव हो, वी भी नेगेटिव हो सकता है, ऐसा कोई पॉइंट है? यानी कि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कभी फॉर्म नहीं कर सकता। तो समझ आ रही है? ये जो आगे है इसमें आप देख पा रहे हो, पोल से लेके फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट कैसी है बताओ? यू पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? तो पोल से लेके फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो उसकी इमेज कैसी बन रही है? वी देख पा रहे हो? कई लोग कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। बेटा करना ही क्या इसमें, यू है ऑब्जेक्ट और वी है इमेज, प्लस और माइनस देखना है बस। प्लस मतलब वर्चुअल होता है, माइनस मतलब रियल होता है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फोकस के बाद इंफिनिटी तक रियल ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक टाइप की इमेज नहीं बना पाता, वो क्या है? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। ठीक है ना? लिख लो, convex mirror cannot form real image of real object. तो मेंस वगैरह में क्या होता है, इसी पे स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो उम्मीद रखेंगे कि आपको ग्राफ याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब ग्राफ याद रखना तो आपकी जिम्मेदारी है, याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली कॉनकेव के लिए जो बनाया जाता है वो इस तरह का बनता है। तो बताओ मुझे, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है यानी यू अगर पॉजिटिव है तो क्या वी पॉजिटिव हो सकता है? यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना पाना कॉनकेव मिरर के बस की बात नहीं है। बाकी सब पॉसिबल है, वर्चुअल का रियल, रियल का वर्चुअल। ठीक है ना? यहाँ क्या लिख लेंगे? और आगे चल के ग्राफ याद रखना भी आसान हो जाता है। एक्चुअली 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, तो ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका छोटा वाला, ये इनका इंटरसेक्शन है, इसका थर्ड में है, बचे दोनों में लेंस का आ जाता है। तो वो एक ऑर्डर जैसा बन जाएगा, जब पूरा हो जाएगा तो एंड में मैं बताऊंगा, अभी लेंस का भी जब बना लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। बस ये इंटरसेक्शन याद रखा करो, फिर इनको एसिम्पटोट्स मान के और ग्राफ बना दो जो कि ओ से पास कर रहा हो। लिख लो, मैं नहीं कर रहा हूँ। उसका वो चालू हुई है क्या? उसका मोड चेंज हो गया होगा शायद। कितना? आग लगा दो ना, यार लकड़ियां ला के आग लगा दो। शिमला में बैठे हैं क्या हम? 29? तो केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, नॉर्मल टेम्परेचर 29 होता है। क्या होता है बताओ ना, क्या होता है? कंफ्यूज हो गए लोग। एसटीपी और एसएटीपी में अंतर ही नहीं पता है। 25 डिग्री। एसएटीपी कितना होता है? एसएटीपी क्या होता है, पहला सवाल तो ये है। हाँ, अब कूलेंट आया है वहां। अभी तक तो कमरे की ठंडक को अंदर खींच रहा था, मुझे लग रहा है वापस। हीटर बना दिया तुमने एसी को। बाहर भी 27 हो गया क्या? पढ़े? और एक तीसरी चीज रह गई जो कि है फोकल प्लेन। जैसा कि हमें पता है कि इंफिनिटी से अगर रेज आती हैं तो वो कहाँ मीट करती हैं? फोकस पर। लेकिन इंफिनिटी से अगर रेज पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस आए तब वो फोकस पे मीट करती हैं।
अगर इंफिनिटी से रेज आ रही हैं और वो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी छोटा ही है, तो वो फोकस पे ना मिलके फोकल प्लेन में मिलती हैं। फोकल प्लेन क्या होता है? ये एक प्लेन है जो कि ऑप्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर है और ये फोकस को कंटेन करता है। बात समझ आ रही है? एक प्लेन जो ऑप्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलर है और फोकस को कंटेन करता है, उसे हम कहते हैं फोकल प्लेन। अब होगा क्या, इस तरह से रेज आई है, थीटा हमारा स्मॉल है, तो ये सारी रेज जाके मीट करेंगी फोकल प्लेन के अंदर। ये आपका फोकस है यहाँ पर। डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं? अगर पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस आई होती तो एफ पे ही मीट करती है, लेकिन अगर पैरेलल नहीं आई, किसी एंगल पे आई है, तो फिर एग्जैक्टली एफ पे नहीं मीट करेंगी, उस प्लेन में मीट करेंगी। ठीक है, तो लिख लो फटाफट। प्लेन है बेटा पूरा। ये क्या वैसा होता है ना, अगर इधर से ये बोल की कटोरे की तरह होता है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है। मान लो लाइट इधर से गिराई तुमने, तो इधर मीट करेंगे, ऊपर से गिराई तो यहाँ नीचे मीट करेंगे। पूरा प्लेन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, वो तो पैरेलल है, टकरा के कन्वर्ज होंगी ना। तो ये है एक प्लेन कंटेनिंग फोकस एंड परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस। यहाँ लिख लेना, पैरेक्सियल लाइंस पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस meet at focus। और पैरेक्सियल लाइंस coming from infinity non-parallel to optical axis meet in focal plane। फिर से मेंस के लिए ही जरूरी सवाल टाइप है। इसमें क्या पूछ लिया जाता है? हाइट ऑफ द इमेज। जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, आपकी इमेज यहाँ पे बन गई है, तो हाइट हम किसे कह देते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस जो है। तो हाइट ऑफ द इमेज अगर बोली जाए h, तो क्या आप बता सकते हो कितना होगा? आप लिख सकते हो tan थीटा, ये होगा h/f, और आप लिख सकते हो h की वैल्यू होगी f tan थीटा। पर थीटा कैसा है? स्मॉल, तो इसी को लिखते हैं f थीटा। मतलब अगर पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस है, सारी फोकल पॉइंट भी मीट करते बिल्कुल। पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस है, हम्म, ऐसे आ रही है और वो रेज एक दूसरे से तो पैरेलल है ना, वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे। अगर एक दूसरे से पैरेलल है तो वो एक पॉइंट पर ही मीट करेंगे, इन्फिनिटी से अगर आ रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पर ही बननी चाहिए, ये बोला जाता है। लेकिन अब क्योंकि रेज इस तरह से नहीं है ज्योमेट्रिकली कि वो फोकस में मीट कर सके, तो फिर वो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और फोकल प्लेन में मीट कर जाते हैं। उनको डिस्टेंस पोल से वही रहनी चाहिए ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए वो फोकल प्लेन में मीट करते हैं। हो गया? कहाँ खोए हुए हो? ठीक है, ठीक, एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। तो रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी are incident on a concave mirror
रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका 60 सेंटीमीटर है एट 3 degrees. Find height of image. ये अपना रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, ठीक है ना, प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर का। सिंपल लगा होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, अब मैं इस पे फोकस किया करूंगा हमेशा हर बार। वो ऑब्वियसली बनते हैं जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मर्ज होता है। आगे चल के इसी मिरर के अंदर पानी भर देंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर इमेज का फॉर्मेशन पूछेंगे। तो जब दोनों चीजें मिक्स होती हैं तो वो अपना एडवांस का क्वेश्चन बनता है। उससे पहले तक मेंस ही है, ठीक है। बस यही मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोग मेन से भी पीछे बैठे हैं। अरे भाई, ये थीटा रेडियन में रखना होता है, सीधे उठा के 3 डिग्री नहीं रख देना है। ये तो आपको पता है ना। फिजिक्स में किसी भी फॉर्मूले के अंदर कोई भी चीज पुट करो तो ऐसा ही यूनिट में पुट करो, और एंगल की रेडियन है ऐसा यूनिट। तो एच क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ थीटा। फोकल लेंथ आपकी हो गई 30 सेंटीमीटर, इंटू एंगल है 3 डिग्री, इंटू पाई बाय, समझ आया कितना आ गया सेंटीमीटर। फ्री नहीं पुट करें। चलो, किसी को कोई डाउट? रिफ्लेक्शन में कोई चीज ऐसा लग रहा हो छूटी है, क्योंकि संभव है। बोलो। आगे तक बनेगा इसके लिए, उसमें वर्चुअल बनेगा। हाँ आगे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, फॉर्मूला सेम रहेगा। चलिए इसमें देखो, हाँ इस तरह का एक आध क्वेश्चन है जिसमें पैराबोइडल मिरर यूज किया जाता है, ठीक है। आगे कराएंगे, एडवांस सेटिंग डाल के उसका सवाल करा देंगे। करना कुछ नहीं है उसमें, पैराबोला की इक्वेशन जो होती है, पैराबोला को 3D में घुमा दो तो क्या बन जाता है, जो शेप बनेगा वो बोलते हैं पैराबोइडल, या जो कुछ भी। उसके रे गिरेगी और आपसे पूछा जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो किस तरफ जा रही होगी। करना कुछ नहीं होता, टेंजेंट खींचना होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से नॉर्मल मिलता है, आई निकालना होता है, आर निकालना होता है, और आगे करा देंगे, ठीक है। जेई में नहीं आया, अपने सिलेबस में नहीं है पैराबोइडल मिरर, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में प्रेफरेंस नहीं रखी है उसकी। में समय मिलेगा तो बिल्कुल, ठीक है। तो अगली हेडिंग है हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को हमने कहा था जब भी कोई लाइट रे किसी मीडियम बाउंड्री से टकरा के सेम मीडियम में वापस आ जाती है तो उस फिनोमेना को आप रिफ्लेक्शन कहते हो। सिमिलरली अगर लाइट रे मीडियम बाउंड्री से टकराए और सेम मीडियम में वापस आने की जगह दूसरे मीडियम में चली जाए और उसका पाथ ओरिजिनल से क्या हो जाए, थोड़ा डिविएट, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देख लो, भगवान ना जाने कैसी इंग्लिश बनी है, पता नहीं क्या लिख दिया, छोड़ो मत पढ़ो, समझ आ जाएगा। और मैं लिखना कुछ चाह रहा था शुरुआत में, एंड में लिख कुछ और दिया घूम फिर के। अरे वो बस इंग्लिश का इशू है, ठीक है। घुमा के सही से लिख सकते हैं पर अब मिटाना पड़ेगा दो चार चीजें यार।
इसको हाँ ये कैसे रिफ्लेक्शन, इतना गलत लिख दिया क्या? ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। रिफ्रैक्शन, तो ये डायग्राम है, काफी प्रसिद्ध डायग्राम है, ठीक है ना। एक हमारी इंसिडेंट रे है, जो दूसरे मीडियम में चलेगी वो रिफ्रैक्टेड रे है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट जब मीडियम पे टकराई हमारी रे, तो जो उसके परपेंडिकुलर लाइन बनाएगी वो ऑब्वियसली नॉर्मल, ठीक है। ये मीडियम बाउंड्री है हमारी। तो यहाँ एक टर्म पहले जानना बहुत जरूरी है, जिसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छी बात यह है कि मैं पहले बता चुका हूँ, है कि नहीं? तो बुरी बात ये याद ही नहीं होगा। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऐसे नहीं, बिल्कुल, ये हो जाता है स्पीड इन वैक्यूम। देखो, मैं लिखना चाह रहा था स्पीड इन वैक्यूम ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना। पता नहीं क्या हो गया है, ज्यादा खा लिया लग रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड, अजीब लगता है ना बोलने में, बस स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये जो रेशियो हुआ करता था इसे हम कहते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ऑब्वियसली म्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा? क्लियरली, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो हो नहीं सकती किसी की लाइट स्पीड, ठीक है ना। तो म्यू ग्रेटर देन 1, और म्यू इज इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं किसके लिए? वैक्यूम के लिए। थोड़े से जनरल वाले म्यू, ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3। याद रख पाओ तो अच्छी बात है, वरना हमेशा दिया रहेगा एग्जाम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें समझ आया। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है हमें ये भी समझ आया। अब लॉ के ऊपर चलते हैं, जो कि है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। तो ये मीडियम अगर हमारा μ1 था और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था, तो हम क्या कह सकते हैं स्नेल्स लॉ से? बताया गया सिंपली μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, इसे कह दिया जाता है स्नेल्स। यानी रे जो है वो अपने पाथ से डिविएट होगी, और कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। अगर यहाँ पे μ1 ग्रेटर देन μ2 कह दिया जाए तो इसका मतलब होता है μ1 इज डेंसर। टर्म यूज करते हैं डेंसर और रेयरर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो हम कहते हैं डेंसर, जिसका कम हो उसे कहते हैं रेयर। कोई दिक्कत इसमें? वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो बताइए। अगर आई कैप ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, बड़ी कक्षा में पढ़ रहे हो सेम चीज, तो यही बस अंतर है। एन कैप ये हो गई डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, और आर कैप ये हो गई डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तो जो हमारा डायग्राम था वहीं पे लिख भी लेते हैं। ये है हमारा आर कैप, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है आई कैप, और नॉर्मल की नीचे ली जा रही है एन कैप। तो क्या लिख सकते हैं? μ1 साइन आई कब मिलेगा? अगर आई क्रॉस एन करें तो मॉड आई मॉड एन साइन आई आएगा कि नहीं आएगा? और क्योंकि यूनिट वेक्टर से तो मॉड कितना हो जाएगा? 1। अरे कोई भारी चीज नहीं है,
आई क्रॉस एन अगर आप करते हो तो क्या आता, मॉड आई मॉड एन साइन आई, और दोनों यूनिट वेक्टर तो मॉड तो 1 हो गया तो सीधे साइन आई मिल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ लिख दिया जाता है आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू म्यू टू, बोलो, आर क्रॉस, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें हाँ, यहाँ तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन कैसे, ये तो वैसे भी इनसे परपेंडिकुलर ही आएगी ना। किसका मीनिंग क्या होगा, मीनिंग उसका कुछ नहीं है, ये एक प्लेन में लाई करते हैं ये चीज, इससे हमें ये पता लग रही है। ये सेकंड लॉ जो है ना हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई कर, वो भी तो एक लॉ है, उससे यही पता लग रहा है कि दोनों सेम प्लेन के अंदर है। चलो ठीक है, सेकंड लॉ लिख लो। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal all lie in the same plane. कोई दिक्कत, सिंपल सा। इससे पहले मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक टर्म और बताना चाहता हूँ मैं, जिसे कहा जाता है ऑप्टिकल पाथ। इसका मेजॉरिटी में यूज जो आएगा वो आएगा वेव ऑप्टिक्स के अंदर, जो अगला चैप्टर है हमारा। क्या होता है ऑप्टिकल पाथ, किसी को पता है, कोई गैस करना चाहता है तो बताओ। स्पीड ऑफ लाइट क्या मीडियम डिपेंडेंट है, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में क्या रहती है, कम रहती है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि मान लो हमारे पास एक स्लैब होती, या बेसिकली एक रीजन होता, जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि म्यू है, और इस रीजन की थिकनेस में मान लेता हूं टी। अगर एक लाइट रे को भेजा जाए जो कि इस तरह से चल के आ रही है स्ट्रेट लाइन में, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ए, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं बी। तो बताओ ए से बी जाने में जो टाइम लगेगा वो कंपेयर किया जाए अगर सेम डिस्टेंस के लिए लेकिन वैक्यूम में, तो वो टाइम ज्यादा होगा या कम होगा, क्या होगा, सबको समझ आता है, स्लैब के अंदर वाला टाइम ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाती है। तो ऑप्टिकल पाथ का मतलब है जितने टाइम में कोई लाइट रे किसी मीडियम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चली है, तो बताइए उतने ही टाइम में अगर वो वैक्यूम में चली होती तो वो कितना डिस्टेंस चली होती, एक्चुअली उसने कितना कवर किया होता, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ रिलेटिव या डिस्टेंस that a light ray would cover in same time as it covers distance t या given distance in a medium। तो क्या आएगा बताओ जरा मुझे, कितना आएगा ऑप्टिकल पाथ t के कंपैरिजन में। डिस्टेंस इन मीडियम तो मैं कह रहा हूँ, डिस्टेंस इन मीडियम जो वो चला है ए से बी जाने में वो है t। तो बताइए डिस्टेंस इन वैक्यूम इन सेम टाइम
कितना होगा? अरे यार, म्यू के टर्म्स में हाँ, टी म्यू, म्यू टी, यही होता है ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला। मतलब समझ आ रहा है ऑप्टिकल पाथ का? एक पर्टिकुलर टाइम में अगर वो मीडियम के अंदर टी डिस्टेंस चलता है तो उसी टाइम में लाइट रे वैक्यूम में कितना चली होगी, उसे हम कह देते हैं उसका ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, डेफिनेशन। हाँ, कोई दिक्कत? तो अगर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पूछा जाए, ये हमारी रे 1 है और ये हमारी रे 2 है, तो मुझे बताइए कि पूरे जीवन में ये जहां से भी शुरू हुई होंगी, सेम मीडियम रहता है बाहर, बाहर हम कह रहे हैं कि वैक्यूम है, अंदर यहाँ कोई और मीडियम है, तो रे 1 के पाथ में जब ये इंफिनिटी पे पहुंचेंगी और रे 2 के पाथ में क्या कोई पाथ डिफरेंस आएगा? तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो कितना आएगा? 0। ज्योमेट्रिकली कोई पाथ का डिफरेंस है क्या? ये दोनों रे दिख रही है क्या? ए बी की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? टी, और ए बी की डिस्टेंस यहाँ भी कितनी है? लेकिन एक्चुअली देखा गया कि इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस आता है, और वो ज्योमेट्रिकल नहीं है, वो क्या है? ऑप्टिकल है। और वो इसलिए क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी बीच में क्या हुई है? बदली है। अब पार्ट डिफरेंस पे ज्यादा फोकस यहाँ करने की जरूरत नहीं है, वो वेव ऑप्टिक्स में हम ज्यादा फोकस करते हैं उसके ऊपर। बेसिकली पार्ट डिफरेंस से ही पैटर्न बनता है स्क्रीन के ऊपर, और वो सब आगे आएगा। यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड 2, तो आप क्या कहोगे? बताओ। अरे, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, तो समझ के बोलो प्लीज। हाँ, कितने लोगों को समझ आया? ये आता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। अरे समझ आया? क्योंकि रे 1 अगर वैक्यूम में चल रही होती तो कितना चली होती? म्यू टी। और रे 2 वो तो वैक्यूम में ही चल रही है, वो कितना चली? टी। दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना है? वो तो किसी एक मीडियम में बैठ के ही देखोगे ना। तो म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है? फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन and the angle by which incident ray is deviated. Sin inverse 1 by 2 root 3.
बहुत ही आसान, क्या लिख देंगे हम, म्यू1 साइन आई, ये होना चाहिए म्यू2 साइन आई। तो म्यू1 है 1 इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √2 साइन आर। आर आ गया हमारे पास साइन इनवर्स √3/2 एंगल ऑफ डिविएशन बोलो, -60 माइनस साइन इनवर्स √3/2 कितने लोगों को समझ आ रहा है? बहुत साधारण सी चीज है, ये 60 डिग्री है, रे सीधी सीधी जाती तो इस तरह से जाती, पर अब वो बेंड हो गई है इस तरह से, तो ये है एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। समझ आया? टोटल 60 माइनस आर। सिंपल सी क्वेश्चन। एक और चीज, अगर रे रेयर से डेंसर मीडियम जाती है तो बताइए वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या अवे? बता देता हूँ, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। अगर हमारे पास एक इंसिडेंट रे है जो कि रेयरर मीडियम से, म्यू1 को मैं कह रहा हूँ रेयरर है और म्यू2 जो है वो डेंसर है, तो रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही है अगर इंसिडेंट रे, और बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, वही म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर, अगर म्यू बड़ा है तो आर छोटा होना चाहिए, ठीक है ना? तो हम ये लिख लेंगे एज रे मूव्स फ्रॉम rarer to denser medium, it moves towards the normal. कोई दिक्कत? इतने बोर क्यों दिखते हो? जैसे बोर हो रहे हो बहुत बुरी तरह। मैं क्या करूं इसमें? अरे ये ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा यार, मैं क्या करूं? अभी पहले पढ़ लिया है तो नीचे करो ना थोड़ा। अरे जब तक बटन दबा कर दो ना हाथ से। लो, अब उसने कुछ कर दिया, स्विंग ऑन कर दिया होगा। आ रही है? तुम हो गया ना, बस और कितने नीचे? यार इसी पे डिस्कशन चलता रहता है क्लास में तुम्हारे यार। हाँ थोड़ी देर में वहां तक ऊपर करके बैठ जाओ। चलो आगे लिख लो। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो स्नेल्स लॉ पे मैंने एक ही सवाल इसलिए कराया क्योंकि हर चीज में स्नेल्स लॉ होगा आगे चल के, ऐसा मैं सोच रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस कम हुई है तुम्हारी, तो क्या है? हाँ हाँ वो तो हो गई। चलो, तो ग्लास स्लैब किसे कहा जाता है? ग्लास स्लैब बेसिकली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें कि दो सरफेसेस क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए, उसी को आप ग्लास स्लैब कहते हो। दो सरफेसेस क्या हो, एक दूसरे से पैरेलल हो। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई रे
आके एक स्लैब के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा? ये रिफ्रैक्ट, ये तो ऑब्वियस है। और क्या होगा? क्या वो अपने पाथ से डिविएट होगी? पक्का? नहीं नहीं, ऑब्वियसली आई ले लेते हैं। अब बताइए, एक रे है जो कि आ रही है इस तरह से और आई एंगल पे गिरती है। अब क्या होगा? बाहर हमने एयर ले लिए, अंदर हमने म्यू ले लिया है, ठीक है ना? तो क्या होगा? बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इस तरह से। ये मान लो कि आर है, ठीक है ना? तो फिर से इंसिडेंस जो हुआ है वो कितने एंगल पे हुआ है? तो निकलेगा कितने पे? कई लोग कंफ्यूज लगे इसके अंदर, मैं बता देता हूँ अगर कंफ्यूजन। म्यू वन साइन आई बराबर म्यू साइन आर, फिर म्यू साइन आर इज इक्वल टू म्यू साइन ई, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, आई इज इक्वल टू ई। विश्वास हो रहा है या कुछ और करें? बोलो, लिख के बताएं। अरे समझ पा रहे हो ना, ज्योमेट्री है। तो क्या हुआ, इससे क्या समझ आया? क्या रे अपने पाथ से डिविएट हुई है? रे जा कैसे रही थी? ऐसे, और अब भी कैसे जा रही है? सेम तरीके से। समझ आ रहा है? यहां अगर मैं लिखूं कि म्यू वन साइन आई, यानी कि 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, एंड म्यू साइन आर इज इक्वल टू 1 साइन ई, तो यहां से आप कह सकते हो आई इज इक्वल टू ई। यानी किसी भी स्लैब के लिए पहली चीज जो रटनी है आपको वो ये है कि जिस एंगल पर लाइट रे एंटर करती है उसी एंगल पर एग्जिट करती है। तो अगर बोला जाए डिविएशन ऑफ इंसिडेंट रे कितना है, तो आप क्या कहोगे? 0। डिविएशन, इससे कंफ्यूज मत होना कि भाई हरी वाली लाइन पे जानी चाहिए थी, लाइन पे तो नहीं गई है, कहीं और गई है। डिविएशन एंगल से डिफाइन होता है, वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी और अब जिस डायरेक्शन में जा रही है डायरेक्शन सेम है, तो ये रे डिविएट नहीं हुई है, ये क्या हुई है? शिफ्ट हुई है। तो ऐसी शिफ्ट को कहा जाता है लैटरल शिफ्ट। समझ आया? तो I इज इक्वल टू ई, क्या ये हमेशा वैलिड होगा? ये तभी वैलिड होगा अगर स्लैब के दोनों साइड पे मीडियम सेम है। अरे देख लो ना यहाँ पे, अगर यहाँ 1 नहीं होता तो कुछ और आ जाता। तो पहली चीज तो हमें यही लिखनी है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस I on a slab is equal to angle of emergence E only if medium on both sides of slab is same। समझ आया? दूसरा, deviation of incident ray, deviation of incident ray in above case is 0। deviation भी 0 कब होगा? अगर दोनों साइड मीडियम सेम है, क्योंकि I इज इक्वल टू आर होगा तभी डिविएशन 0 होगा। चलो, तीसरी चीज क्या होगी? द रे शिफ्टेड लैटरली, द रे इज शिफ्टेड लैटरली। तो ये जो शिफ्ट आ रही है ये कहलाती है लैटरल शिफ्ट, जिससे मैं कह सकता हूं डेल्टा एक्स। क्या आप बता सकते हो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? अगर टी है थिकनेस ऑफ स्लैब, ये सबने महसूस किया है? कभी महसूस किया है? इस धरती पे नहीं हो ना तुम इस समय। वो मैंने सुना इलॉन मस्क भेज रहा है स्पेस में लोगों को, वो अब भेज रहा है। ये आदमी पिछले 16 साल से स्पेस में ही है।
मन से बताओ ना उनको जाके। अरे तुमने कभी महसूस किया है लेटरल शिफ्ट? स्टील का ग्लास नहीं होना चाहिए, कांच का होना चाहिए। ओ करके घर तो चले जाओगे, खाओगे हो ही नहीं रहा है कुछ। ठीक है, डेल्टा एक्स कितना होगा ज्योमेट्री से बताओ जरा, देखते सभी लोग। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसी पे फोकस करना है आपको बस। ये आपको पता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें टी पता है, ये एंगल आर है, तो ये कितना होगा टेढ़ा वाला, टी सेक आर होगा कि नहीं? और उसका कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है एंगल का, तो ये वाला कंपोनेंट ही तो चाहिए। ये एंगल कितना होगा? बोलिए। ये तो आर है ना हमारे पास, ये आर है, ये वही समझ। ये आर है हमारे पास, ये कितना एंगल है? अरे ये पूरा एंगल कितना है भाई? ये एंगल नहीं यार, ये कितना है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना साइन आई माइनस आर, क्या लिख देंगे? टी सेक आर साइन, फॉर्मूला है, याद रखना। ये है लेटरल शिफ्ट। हो गया? कौन सा अच्छा पेयर बनता है एंगल का? और वो आई और आर सेट करने के लिए म्यू भी सोचना पड़ेगा। अरे ये 30 डिग्री ठीक है ना, चलेगा। और ये म्यू 1 है मान लो, इससे कैसे होगा? 60 ले लो, 60, ये म्यू ले लो √3, ये म्यू 1 है। तो पहली चीज तो आपको बतानी है लेटरल शिफ्ट, और आखिरी चीज भी यही है ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ डिविएशन तो क्या आ जाएगा? 0। गेम खेलना शुरू कर दिया क्या x0? हमारे दोनों कॉपी चिकन की फोटो छपी है, क्या है वो? गाजर? चिकन? कितने लोग वेज हैं यहाँ पे? वेज तो सभी हैं, नॉन वेज कितने हैं?
एक दो, दोनों हाथों से हो। सही है, संख्या कम है यार, गुजरात है इसलिए। ये मैं पुणे में था, महाराष्ट्र में, शायद ही कोई होता होगा। 10/√3. 10/√3 सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, क्या ही करेंगे इसमें। हो गया सबका? टी सेक आर साइन आई माइनस आर, सिर्फ आर निकालना है आपको। लिख दो 1 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट आर, यहां से आ गया 30 डिग्री, तो थिकनेस हो गई 10 सेंटीमीटर, सेक 30 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 10 इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3 इंटू कोई कष्ट। चल आगे बढ़े, लिख लिया ना सबने? आगे लिखो एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ क्या मतलब है? एपरेंट डेप्थ का सबने 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 महसूस किया होगा, अगर पानी भरा हुआ है, कोई बॉटम थोड़ा उठा हुआ दिखता है कि नहीं? बस वही चीज है, ये स्टील के ग्लास में भी काम करेगा दोस्त, समझ रहे हो? ठीक है, तो वही डिराइव कर लेते हैं इसको फटाफट। हैं? उसी से करेंगे डिराइव, तो सब स्नेल्स लॉ से ही हो रहा है। अधूरा ज्ञान, p इंटू 1 माइनस 1/μ नॉर्मल शिफ्ट होती है, आगे आएगी ये पढ़ने के बाद। लेटरल शिफ्ट का एक ही फॉर्मूला होता है, यही है। अरे तुमने जो पढ़ा होगा मैं बताता हूँ, तुमने क्या पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा मैं बताता हूँ, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। मॉड्यूल में ये दिया है, इसलिए बता देता हूँ पहले ही, मॉड्यूल में नीचे कॉस दिया है। बाकी लेटरल शिफ्ट का और कोई फॉर्मूला नहीं आता, स्लैब के दो ही फॉर्मूले आते हैं, एक आता है वो ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करेगी, और एक आता है रे को कितना शिफ्ट। ये है के लिए जिसे लेटरल शिफ्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज जो आता है वो नॉर्मल शिफ्ट कहलाती है, उसका p इंटू 1 माइनस 1/μ आता है। अगर कोई तीसरा फॉर्मूला है तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, क्योंकि वो कहाँ देखा, बना तो नहीं दिया उन्होंने? कौन सा स्कूल है? धांसू स्कूल में बना भी देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो, अरे जल्दी से एक कर लेने दो डिराइव यार। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि बॉटम पे रखी गई है इस तरह से, और ऑब्वियसली यहाँ दिखेगी नहीं, ठीक है ना? ये मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, या इसे μ2 कह देता हूँ, और ये μ1 है हवा में, हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है? पर याद रखना कि हम जो देखते हैं वो नियर नॉर्मल होता है। नियर नॉर्मल का मतलब नॉर्मल के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तभी हम ये चीज लिख पाएंगे डायरेक्टली। मैं अभी बता भी दूंगा क्यों। पिट जाऊंगा, और मैं बना रहा हूँ थोड़ा साइड में ताकि क्लियर डायग्राम दिखे, ठीक है ना? तो एक रे जो यहाँ से निकलेगी, कुछ यहाँ पे टकराएगी, फिर शिफ्ट होगी यहाँ, और वो कुछ इस तरह से चली जाएगी अवे, ठीक है ना?
अब याद रखना ये सिर्फ डायग्राम है, ऐसा असली में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये नियर नॉर्मल इंसिडेंस होगा। बनाई देता हूँ पक्का, ये HCV में क्वेश्चन है एक, इसीलिए जिसमें नियर नॉर्मल नहीं लिखा हो उसमें आपको प्योर ज्योमेट्री यूज करनी है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा अजम्पशन लेंगे, वो आपको दिख भी जाएगा अभी। यहाँ पे लिख लो नियर नॉर्मल इंसिडेंस। कहने का मतलब होता है आई इज स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है, छोटा है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसे भी कह सकते हैं आई। अब होता क्या है, आंख में जो रे जा रही है उसे देखो, क्योंकि रे अपने पाथ से हो गई है डिविएट, तो वो आती हुई कहां से लग रही है, वो आती हुई लग रही है यहां से। और जो रे सीधी सीधी वर्टिकली ऊपर निकली होगी उसके लिए तो आई जीरो है, तो आर भी जीरो हो जाएगा, तो वो रे तो सीधी सीधी निकल जाएगी। तो दो रे के इंटरसेक्शन से यहां बन जाती है इमेज, और आपको ऑब्जेक्ट उठी हुई दिखती है। तो मान लेते हैं कि डी अगर उसकी एक्चुअल डेप्थ थी, तो ये जो डिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं डी डैश, इसे कहा जाता है एपरेंट डेप्थ, जो कि एक्चुअल डेप्थ नहीं है, ठीक है ना। ज्योमेट्री से देख सकते हो ये एंगल आर है, इस डिस्टेंस को मैं एक्स कह रहा हूं, समझ आया। क्या लिख सकते हैं बताओ, आप लिख सकते हो tan आई, ये होना चाहिए x बाई डी, एंड tan आर x बाय डी डैश। तो अगर यहां से x की वैल्यू पुट करें तो हम डी डैश को लिख सकते हैं क्या, x अपॉन tan आर, x की वैल्यू पुट करनी है, b इंटू tan आई, tan आई। अब क्योंकि मैं कहूंगा कि I एंड R आर स्मॉल, समझ आ रहा है, तभी मैं इसको लिख पाऊंगा d साइन आई अपॉन साइन आर। और साइन आई अपॉन साइन आर ये क्या हो जाएगा, ये तो स्नेल्स लॉ से आपको पता ही है ना, देख लेते हैं पहले। म्यू टू साइन आई, ये होना चाहिए म्यू वन साइन आर, तो यहां से मिलेगा म्यू वन बाय म्यू टू, ये होना चाहिए साइन आई बाय साइन आर। यहां पुट करोगे अगर तो मिलता है डी म्यू वन बाय म्यू टू, समझ आया। अरे बोलो, सिंपल सी चीज है। तो डी डैश की जो वैल्यू आपको यहां से मिलती है, डी डैश हो जाती है डी इंटू, इसे हम कह देते हैं ना, देखो दो फॉर्मूले आएंगे वरना तो, एक आएगा एपरेंट डेप्थ का, एक आएगा एपरेंट हाइट का, और बच्चे जनरली उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे और उल्टा वाला लगा देंगे। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप इस तरह से याद रखो, इसमें एक ही फॉर्मूला आएगा, एपरेंट हाइट में भी सेम फॉर्मूला निकलेगा। बस याद रखना कि म्यू रिलेटिव का मतलब क्या है। म्यू रिलेटिव का मतलब है सिंपली म्यू ऑफ इंसिडेंस बाय म्यू ऑफ रिफ्रैक्शन। ये यही नहीं पूरे चैप्टर में काम आएगी आपके चीज, क्योंकि कंफ्यूजन इसी चीज में होगा आपको कि कौन सा वाला म्यू कहाँ लिखना है आगे चल के, ठीक है ना, अनलेस आप डेरिवेशन कर रहे हो। तो म्यू रिलेटिव एक टर्म हमारे लिए चलेगी, ठीक है ना, ये कि जिसमें रे इंसिडेंट हुई है अपॉन जिसमें रे रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है। नहीं, उल्टा है, नहीं नहीं उल्टा है। अरे क्या है, अपना फॉर्मूला दिख नहीं रहा कहीं, म्यू वन बाय म्यू टू है ना, म्यू वन तो क्या है, रिफ्रैक्शन का है ना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मत सोचो, ठीक है ना, सिर्फ ये देखना कि रे अगर निकलेगी हमेशा ऑब्जेक्ट से ही निकलेगी, जा रही है अपॉन किस से आ रही है, रिफ्रैक्शन अपॉन इंसिडेंट, है ना। बोलो कंफ्यूज हो रहा है क्या, अरे क्या हो गया तुमको।
इतने खुश? यह है एपरेंट डेप्थ बिलो सरफेस और यह है एक्चुअल डेप्थ। अगर छोटा नहीं होता आई और आर तो क्या करते? तो ये 10 वाली चीज है ना, उसको एज इट इज 10 के साथ पुट करते। ठीक है ना? क्वेश्चन है, जब सॉल्व करोगे तो पता लगेगा। क्लियर है? टाइम हो गया? तुमने देखा है इसलिए तुम ऐसे देख रहे हो मेरी तरह। इस समय हो गया, क्यों खड़े हो अभी तक? जाते क्यों नहीं? एक सवाल तो कर लेते हैं, क्या कहते हो? अच्छा से लेते हैं ना, कुछ पानी ले लेते हैं। तो आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ कॉइन as seen by the eye from it। ये कॉइन है। क्या लिखोगे? डी डैश। देखो ये तो एक्चुअल डिस्टेंस है, ये जो ऊपर का फोटो ये मतलब सरफेस लिखा है इसलिए एपरेंट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। तो सरफेस से नीचे कितना है? 20 इंटू म्यू ऑफ रिफ्रैक्शन। किसमें लाइट जाएगी ये याद रखना। कॉइन देखना है तो कॉइन से लाइट निकली होगी और आंख में गई होगी। ठीक है, तो किस में जा रही है? 1 में। और आंख किस में से रही है? कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर, यानी सरफेस से 15 सेंटीमीटर नीचे वो दिख रहा है। तो डिस्टेंस टोटल क्या हो गई? ये 40 में तो कोई चेंज ही नहीं है, प्लस 15 सेंटीमीटर यानी कि 55 सेंटीमीटर। क्लियर है? सुन ली थी तो उसकी नाम लेके उसके ऊपर ब्लेम डालना चाहते हैं। एंड कर रहे हैं फिर।